तो बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। तो देखा जाए कि सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के हम नामों को लेकर चर्चा करेंगे। तो नामों में देखा जाए तो ये विश्व का क्षेत्रफल में देखा जाए व जनसंख्या में देखा जाए तो क्षेत्रफल व जनसंख्या में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। अर्थात यह क्षेत्रफल में भी विश्व में दूसरे नंबर पर है और जनसंख्या में भी विश्व में दूसरे नंबर पर है। और क्षेत्रफल देखा जाए तो विश्व का लगभग 20% क्षेत्रफल जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के पास है। और अगर जनसंख्या निवास की बात करें तो विश्व की 14% जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। जबकि एशिया में देखा जाए तो विश्व का 30% क्षेत्रफल एशिया के पास है और जनसंख्या देखी जाए तो विश्व की 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। वही अफ्रीका में क्षेत्रफल 20% है और जनसंख्या 14% है। तो देखा जाए तो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर देखा जाए देशों की तो अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश पाए जाते हैं। अर्थात विश्व में सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप। अर्थात यहाँ क्या? तो सर्वाधिक देश पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में। कुल कितने देश हैं भैया लोग? तो 54 देश हैं। फिर आगे अगर देखा जाए तो इसी अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है आधुनिक मानव, होमो सेपियंस की जन्म स्थली। तो आधुनिक मानव होमो सेपियंस की इसे जन्म स्थली कहा जाता है। अर्थात लोगों का मत है कि अफ्रीका महाद्वीप में एक झील पाई जाती है, विक्टोरिया झील, और विक्टोरिया झील के पास ही सबसे पहले मानव जीवन के अवशेष पाए गए थे। और आसार लगाया जाता है कि विश्व में अगर सबसे पहले मानव जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो वह अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील के आसपास। इसीलिए इसे आधुनिक मानव होमो सेपियंस की जन्मस्थली कहा जाता है या मानव जीवन की उत्पत्ति का महाद्वीप कहा जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि मानव जीवन की उत्पत्ति का महाद्वीप तो अफ्रीका महाद्वीप, या आधुनिक मानव होमो सेपियंस का संबंध किस महाद्वीप से है? तो अफ्रीका महाद्वीप। फिर देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व का सबसे प्राचीनतम भूखंड माना जाता है। विश्व का सबसे प्राचीनतम भूखंड। भूखंड और देखा जाए किसका भाग माना जाता है? तो यह गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। तो इससे पहले जब हमने पढ़ाया था कि कैसे महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई तो उसमें भी बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। फिर देखा जाए अन्य नामों में अगर चर्चा करें तो इसी को कहते हैं अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप की भी संज्ञा दी जाती है। तो अंध महाद्वीप इसे इसलिए कहते हैं कि सभी विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं उन सभी में सबसे पिछड़ा हुआ महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। तो देखा जाए यह सामाजिक तौर पर भी पिछड़ा हुआ है, आर्थिक तौर पर भी पिछड़ा हुआ है, और देखा जाए तो सांस्कृतिक तौर पर भी यह पिछड़ा हुआ है, और साथ साथ में यह शैक्षणिक दृष्टि से भी काफी पिछड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना भैया लोग, सभी लोग, कि शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा होने के कारण इसे किसकी संज्ञा दी गई है? आंध महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। फिर इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे काला महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला महाद्वीप। क्योंकि देखा जाए तो विश्व में जो सर्वाधिक काले लोग हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ एक रेखा गुजरती है बीचों बीच से जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के आसपास सर्वाधिक क्या होती है? तो गर्मी होती है। तो इन्हीं क्षेत्रों में जो निवास करते हैं लोग वो देखा जाए तो विश्व के सबसे काले लोग होते हैं। इसीलिए इसे काले महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो क्या कहा जाता है? काला महाद्वीप कहा जाता है। सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा होने के कारण इसे अंध महाद्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे प्राचीनतम भूखंड माना जाता है। गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। आधुनिक मानव होमो सेपियंस की जन्मस्थली कहते हैं। अर्थात मानव जीवन की उत्पत्ति का महाद्वीप कहा जाता है। क्षेत्रफल और जनसंख्या में ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। देशों में अगर देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक देश कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो सभी लोग नोट कर लीजिए इसे। फिर आगे हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की।
तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देखा जाए तो विश्व का एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, जिसका विस्तार चारों गोलार्धों में है। तो देखा जाए ये हमारी संपूर्ण पृथ्वी हो गई, और संपूर्ण पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, तो भूमध्य रेखा, या इसी को कहते हैं इक्वेटर लाइन, या कभी कभी इसको कह दिया जाता है 0 डिग्री रेखा। तो ध्यान रखना, जो हमारी भूमध्य रेखा है अर्थात जो 0 डिग्री रेखा है, ये पृथ्वी को दो गोलार्धों में, अर्थात इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला है इसे नाम दे दिया गया दक्षिणी गोलार्ध। तो पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, तो भूमध्य रेखा, या उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। फिर देखा जाए एक और रेखा हमारे यहां से गुजरती है जिसे नाम दिया गया GMT, या प्रधान समय रेखा। क्या नाम दिया गया, GMT, या इसी को कहते हैं प्रधान समय रेखा या ग्रीनविच रेखा। तो देखा जाए यह पृथ्वी को, ये वाला कौन सा हो गया, तो ये वाला पूर्वी गोलार्ध हो गया, और इधर वाला भाग जो हो गया ये पृथ्वी का हमारा पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो जो हमारी प्रधान समय रेखा है ये पृथ्वी को पूर्वी व पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है, और भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। अब देखते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति। तो इस प्रकार से कुछ हमारे यहाँ फैला एक महाद्वीप है, इस प्रकार से फैला हुआ महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। तो देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप इस वाले भाग में भी आता है, यहां पर भी आता है, यहां पर भी आता है, और यहां पर भी आता है। तो इस वाले भाग को देखा जाए तो इसको नाम दिया जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध, और इसे क्या कहेंगे, तो दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, और इस वाले भाग को क्या कहेंगे, तो दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध, और इस वाले भाग को क्या कहेंगे, तो उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। तो ध्यान रखना कि विश्व का एकमात्र महाद्वीप हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, जो चारों गोलार्धों में फैला है। उत्तर पूर्व में भी इसका विस्तार है, दक्षिण पूर्व में भी इसका विस्तार है, दक्षिण पश्चिम में भी इसका विस्तार है, और उत्तर पश्चिम में भी विस्तार है। तो ध्यान रखना कि चारों ग्रिडों में फैला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। फिर यहां से कुछ और क्वेश्चन बनते हैं। एक यहां से रेखा गुजरती इस प्रकार से, जो 23.5 डिग्री पर स्थित है, जिसका नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा, तो कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भी यहां से गुजरती है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक और रेखा गुजरती है, जिसका नाम है मकर रेखा। मकर रेखा। तो ध्यान रखना कि कौन सा गोलार्ध है जहां से तीनों प्रकार की अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो विश्व का एकमात्र महाद्वीप है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, जहां से तीनों प्रकार की रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा भी यहां से गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है, और मकर रेखा गुजरती है। फिर यहां से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप से एक हमारी प्रधान समय रेखा जो हमारी GMT है या 0 देशांतर रेखा है, वो भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। और ये कहां से गुजरती है, तो कई बार एग्जामिनर द्वारा पूछ लिया जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप से जो हमारी 0 डिग्री रेखा गुजरती है वो अफ्रीका महाद्वीप के किस देश से गुजरती है। तो ध्यान रखना, एक देश पड़ता है घाना। कौन सा देश है, घाना। तो घाना की राजधानी है अंकारा। तो यह घाना की राजधानी अंकारा से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखना कि जो GMT रेखा है वह अफ्रीका महाद्वीप के देश घाना की राजधानी अंकारा से होकर गुजरती है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए यहां से। तो आप सभी लोग नोट कर लीजिए। ध्यान रखना कि इसका एक और नाम रखा गया है, इसी को कहते हैं भविष्य का महाद्वीप। क्या नाम दिया गया है, भविष्य का महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य के महाद्वीप की भी संज्ञा दी जाती है। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी अफ्रीका महाद्वीप में एक भ्रंश दरार पाई गई है, जिसका नाम दिया गया है महान भ्रंश दरार। तो यहां एक महान भ्रंश दरार पाई गई है, या जिसी को कह सकते हो ग्रेट रिफ्ट वैली। क्या नाम दिया गया है भैया लोग, ग्रेट रिफ्ट वैली। आप सभी लोग एक एक पॉइंट ध्यान देते रहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम दृष्टि से काफी मोस्ट पॉइंट है। तो ध्यान रखना कि यहां एक ग्रेट रिफ्ट वैली पाई गई है, अर्थात महान भ्रंश दरार पाई गई है इन क्षेत्रों में, और ऐसे पाई गई है जहां तक ये कटा हुआ भाग है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये वाला भाग जो है अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो रहा है, अर्थात विभाजित हो रहा है। तो इसीलिए देखा जाए कि भविष्य में
ये अलग होकर एक नए महाद्वीप को जन्म देगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया है भविष्य का महाद्वीप। तो ध्यान रखना कि अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं, भविष्य का महाद्वीप। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर आगे बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। तो अब बात करते हैं इसकी स्थिति को लेकर कि इसकी स्थिति कैसे है और क्या इसकी स्थिति को लेकर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखा जाए अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति को लेकर तो इस प्रकार से एक हमारे यहां महाद्वीप फैला है। इस प्रकार से एक महाद्वीप फैला जिसे कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो ये वाला क्षेत्र है, ये उत्तर में इसके एक और महाद्वीप है जिसका नाम है यूरोप महाद्वीप, और फिर यहां से एक महाद्वीप आपका फैला हुआ है इस प्रकार से जिसे कहते हैं एशिया महाद्वीप। तो उत्तर में इसके यूरोप महाद्वीप है और उत्तर पूर्व में कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में एक महासागर फैला हुआ है जिसका नाम है हिंद महासागर। तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। और अफ्रीका महाद्वीप के अगर देखा जाए पश्चिम में, तो पश्चिम में एक महासागर फैला है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर। तो पूरब में इसके हिंद महासागर है और पश्चिम में इसके अटलांटिक महासागर है। और अगर बात करें उत्तर में, तो उत्तर में इसके एक सागर फैला है जिसका नाम है भूमध्य सागर। तो ध्यान रखना कि अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर है, अफ्रीका के पूरब में हिंद महासागर है और अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। तो देखा जाए कि अफ्रीका को यूरोप से कौन सी चीज विभाजित करती है, तो भूमध्य सागर जो है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अच्छा, अफ्रीका को एशिया से कौन सी चीज अलग करती है, तो यहां पर एक सागर है जिसका नाम है लाल सागर। ये सागर फैला हुआ है जिसका नाम है लाल सागर। तो लाल सागर जो है वो अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। फिर देखा जाए तो एक यहां से क्वेश्चन और आता है, क्योंकि एक नहर बनाई गई है यहां पर जिसका नाम है स्वेज नहर। क्या नाम है, स्वेज नहर। और आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि स्वेज नहर जो है ये विश्व की सबसे लंबी नहर मानी जाती है। तो देखा जाए कि जो अंग्रेज थे वो यूरोप महाद्वीप के निवासी थे और इन्होंने एशिया में अधिकार किया था। एशिया का देश था हमारा भारत जिस पर इन्होंने अधिकार किया था। तो ये जली मार्ग द्वारा आते और जाते थे, या तो ये इधर से आएंगे घूमते हुए, और या तो ये अटलांटिक महासागर से होते हुए, हिंद महासागर से होते हुए एशिया आएंगे। तो इनको एक लंबी दूरी तय करनी पड़ रही थी। इसलिए देखा जाए जो अफ्रीका का ये वाला भाग था इसे इन्होंने काटकर एक यहां से नहर गिरा दी। भूमध्य सागर से एक नहर कहां गिरा दी, लाल सागर में, जिसका नाम रख दिया स्वेज नहर। यह विश्व की सबसे लंबी नहर मानी जाती है। तो ध्यान रखना कि स्वेज नहर जो है बाद को बनाई गई थी और यह भूमध्य सागर से कहां गिराई गई थी, लाल सागर में गिराई गई थी। तो ध्यान रखना कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली कौन सी चीज है, स्वेज नहर। और देखा जाए स्वेज नहर किसको अलग करती है, तो अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से अलग करती है। तो ध्यान रखना कि अफ्रीका को एशिया से कौन सी चीज अलग करती है, लाल सागर और स्वेज नहर। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। फिर देखा जाए तो कुछ जलसंधियां पाई जाती हैं। एक यहां पर जलसंधि स्थित है इस प्रकार से। तो देखा जाए जलसंधि है, ये कह सकते हो कि ये जो है ये स्पेन है, और स्पेन कहां का देश है, तो यूरोप महाद्वीप का देश है। और ये एक देश है इसका नाम है मोरक्को। और मोरक्को कहां का देश है, तो अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो स्पेन का संबंध यूरोप से है और मोरक्को का संबंध अफ्रीका से है। और इनके बीच में एक जलसंधि पाई जाती है जिसको नाम दिया गया जिब्राल्टर जलसंधि। तो देखा जाए इधर जो ये सागर है इसका नाम है भूमध्य सागर। क्या नाम है, भूमध्य सागर। और इसके जो इधर सागर है इसका नाम है अटलांटिक महासागर। तो एक इधर इसके अटलांटिक महासागर है और एक तरफ भूमध्य सागर है। तो देखा जाए यहां पर जलसंधि है जिसका क्या नाम अभी हमने बताया है, जिब्राल्टर जलसंधि। जिब्राल्टर जलसंधि। तो ध्यान रखना कि जो जिब्राल्टर जलसंधि है ये किन दो महाद्वीपों को अलग करती है, तो यह यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। और देखा जाए थोड़ा और अगर इसका अध्ययन किया जाए तो ये किन दो देशों को अलग करती है, तो स्पेन यूरोप महाद्वीप का देश है और मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ये इन दोनों के मध्य स्थित है, अर्थात ये स्पेन को मोरक्को से अलग करती है।
और किन दो सागरों को जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। कौन सी जलसंधि? जिब्राल्टर जलसंधि। तो जो जिब्राल्टर जलसंधि को क्या कहा जाता है? तो इसका एक और नाम दिया गया है, इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। तो कई बार एग्जामिनर द्वारा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? तो जिब्राल्टर जलसंधि को। जिब्राल्टर जलसंधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? तो यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक हमारी यहाँ जलसंधि पाई जाती है जिसका नाम है बाबल मंडेव जलसंधि। तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक जलसंधि है, ठीक है। देखा जाए तो इस प्रकार से, क्या नाम है इसका? बाबल मंडेव जलसंधि। बाब-अल मंडेव जलसंधि है। ये किसके मध्य स्थित है? तो यह अफ्रीका और एशिया के मध्य स्थित है। कौन से दो देश हैं? तो यहां देखा जाए एशिया का एक देश है जिसका नाम है यमन, और अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है जिबूती। तो ये किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो जिबूती अफ्रीका महाद्वीप का देश है और यमन जो है वो एशिया महाद्वीप का देश है। तो जिबूती और यमन के मध्य स्थित है कौन सी जलसंधि? बाबल मंडेव जलसंधि। इसे कहते हैं आंसुओं का द्वार। क्या कहा जाता है? आंसुओं का द्वार। तो ध्यान रखना कि आंसुओं का द्वार किस जलसंधि को कहते हैं? तो बाबल मंडेव जलसंधि को कहते हैं। यह किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? तो यह अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। और किसके मध्य स्थित है? तो ध्यान रखना, ये आपका लाल सागर है और यहां पर एक खाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है अदन की खाड़ी। क्या नाम है? अदन की खाड़ी। तो यह लाल सागर व अदन की खाड़ी को आपस में जोड़ती, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ की जलसंधियां। तो ये आपका भौगोलिक स्ट्रक्चर हो गया कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर है जो यूरोप महाद्वीप को अलग करता है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर है। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। ध्यान रखना कि जिब्राल्टर जलसंधि का संबंध है। तो जिब्राल्टर जलसंधि किसको? यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है और इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। बाबल मंडेव जलसंधि क्या है? तो यह अफ्रीका को एशिया से अलग करती है और इसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है। तो ये हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आगे बात करते हैं कुछ इसके प्रमुख देशों की। तो इस प्रकार से हम अफ्रीका महाद्वीप का मैप ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ फैला एक महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप का यहाँ पर एक देश पाया जाता है जिसे कहते हैं अल्जीरिया। क्या नाम है? अल्जीरिया। अल्जीरिया, जो यहाँ का अल्जीरिया देश है, यह यहाँ का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है। तो ध्यान रखना कि यहाँ का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अल्जीरिया है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। और यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है नाइजीरिया। क्या नाम है? नाइजीरिया। तो जो नाइजीरिया देश है यह यहाँ का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश तो अल्जीरिया। फिर बात करते हैं यहाँ के मरुस्थलों की, कि अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल, क्योंकि इसका एक नाम और पड़ता है, इसे मरुस्थली महाद्वीप कहा जाता है। तो देखा जाए कि यहाँ पर एक इस प्रकार से फैला हुआ एक मरुस्थल है, यहाँ पर इसे नाम दिया गया सहारा मरुस्थल। क्या नाम दिया गया? सहारा मरुस्थल। तो ध्यान रखना कि जो सहारा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। तो देखा जाए इसे क्या कहा जाता है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। अगर देखा जाए कितने क्षेत्रफल में फैला है तो लगभग 75 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। कौन सा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। और अगर देखा जाए इसके भारत की सापेक्ष तो भारत का क्षेत्रफल है 32 लाख वर्ग किलोमीटर और इसका क्षेत्रफल है 75 लाख वर्ग किलोमीटर। अर्थात कह सकते हो कि यह भारत से जो है 3 गुना ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ मरुस्थल है। कौन सा? सहारा मरुस्थल। और इसी सहारा मरुस्थल की कुछ विशेषताएं हैं। देखा जाए तो यह अफ्रीका के 11 देशों पे फैला है। कितने देशों में? 11 देशों में इसका विस्तार है। किसका? सहारा मरुस्थल का। और इसके 2 गुण हैं। तो इसका कुछ भाग जो है वो पथरीला है और इसका कुछ भाग जो है वो रेतीला है। तो आप सभी लोग ध्यान रखना कि मरुस्थल के 2 गुण होते हैं कि कुछ मरुस्थल जो होते हैं वो पथरीले होते हैं
और कुछ मरुस्थल जो होते हैं वो रेतीले होते हैं। लेकिन जो हमारा सहारा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है और इसका कुछ भाग जो है पथरीला है और कुछ भाग रेतीला है। देखा जाए जो पथरीला भाग है उसे क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं, और जो रेतीला भाग है उसे हमादा कहते हैं। ठीक है, तो रेतीले भाग को हमादा कहा जाता है और पथरीले भाग को अर्ग कहा। यहाँ कुछ जनजातियां भी निवास करती हैं, जैसे बुद्धू हो गई, घुमक्कड़ हो गई, तो ये जनजातियां सहारा मरुस्थल की प्रमुख जनजातियां हैं। फिर यहाँ एक मरुस्थल और फैला है इस प्रकार से, जिसका नाम दिया गया कालाहारी मरुस्थल। क्या नाम है? कालाहारी मरुस्थल। तो ध्यान रखना, एक और मरुस्थल यहाँ फैला हुआ है अफ्रीका महाद्वीप में, जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। और कालाहारी मरुस्थल की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है शुतुरमुर्ग पक्षी। तो ध्यान रखना कि शुतुरमुर्ग पक्षी का संबंध किस मरुस्थल से है, तो कालाहारी मरुस्थल से है, या किस महाद्वीप से है, तो अफ्रीका महाद्वीप से। शुतुरमुर्ग पक्षी देखा जाए तो विश्व का सबसे विशाल पक्षी माना जाता है और देखा जाए तो यह न उड़ने वाला पक्षी होता है। और इसी प्रजाति का एक भारत में भी पक्षी पाया जाता है, गोडावन, जो कहाँ पाया जाता है, वो थार मरुस्थल में पाया जाता है। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुतुरमुर्ग का संबंध निम्न में से किस मरुस्थल से है, सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, थार मरुस्थल या नामीबिया का मरुस्थल। तो ध्यान रखना कि शुतुरमुर्ग का संबंध कहाँ से है, तो कालाहारी मरुस्थल से, और ये विश्व का सबसे विशालतम पक्षी माना जाता है। यहाँ एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है ब्रुशमैन। तो ब्रुशमैन का संबंध किस मरुस्थल से है, तो कालाहारी मरुस्थल से है। और ब्रुशमैन की एक खास विशेषता होती है, जो ये दीमक होता है तो दीमक को ये चावल की तरह बड़े चाव से खाती है। कौन सी? ब्रुशमैन जनजाति। तो ब्रुशमैन जनजाति का संबंध कहाँ से है, कालाहारी से है। और बुद्धू और घुमक्कड़ का संबंध कहाँ से है, तो सहारा मरुस्थल से। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है और यह अफ्रीका के लगभग 11 देशों में फैला है। और कालाहारी मरुस्थल की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ ब्रुशमैन जनजाति पाई जाती है और कौन सी चिड़िया पाई जाती है, तो शुतुरमुर्ग चिड़िया पाई जाती है। यहाँ पर एक और मरुस्थल फैला जिसे कहते हैं नामीबिया का मरुस्थल। तो ध्यान रखना कि नामीबिया मरुस्थल ये भी हमारा अफ्रीका महाद्वीप में फैला है और इसकी विशेषता ये है कि अटलांटिक महासागर में एक जलधारा चलती है जो ठंडी जलधारा है, जिसका नाम है बेंगुला। क्या नाम है? बेंगुला। तो बेंगुला जो एक धारा है जो कैसी है, ठंडी जलधारा है। तो इस एक प्रकार की ठंडी जलधारा है और इसका संबंध किससे है, तो ध्यान रखना अटलांटिक महासागर से है। और ये किस मरुस्थल की ओर चलती है, तो ये नामीबिया मरुस्थल में चलती है। कौन सी? बेंगुला ठंडी जलधारा। तो आज हम इतना ही कराएंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप लोग इतना पढ़िए। इसके बाद आगे इसके पार्टों में हम अफ्रीका महाद्वीप कराएंगे। और अगर आप सभी लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।